इसका चुनाव स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। मध्य प्रदेश में पहले चरण के चुनाव खत्म हुए हैं। मध्य प्रदेश में पहले चरण में 6 सीट, छिंदवाड़ा जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट में से एक है, जबलपुर, बालाघाट, मंडला, शहडोल और सीधी में बम्पर वोटिंग हुई है। इन 6 सीटों पर 88 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे और मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा भी इस चरण में शामिल रही, जहां पर कांग्रेस ने छिंदवाड़ा से कमलनाथ की बेटी नकुल नाथ पर भरोसा जताया था, तो वहीं बीजेपी ने नकुल नाथ को टक्कर देने के लिए विवेक बंटी साहू को चुनावी मैदान में उतारा था। इस दौरान सभी क्षेत्रों से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई है। छिंदवाड़ा, जबलपुर, बालाघाट, मंडला, शहडोल, सीधी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से देखिए जबरदस्त उत्साह यहाँ पे वोटर्स में दिखाई दिया है। खासतौर पर मंडला की बात करें तो वहां पे आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, नई नवेली दुल्हन ससुराल जाने के बजाय पहले वो मतदान केंद्र में पहुंची और अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, उसके बाद से वो अगले कदम की ओर आगे बढ़ी है। शहडोल, सीधी से भी कुछ ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जहां पे देखिए बड़ी संख्या में वोटर्स, बुजुर्ग और फर्स्ट टाइम वोटर्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। छिंदवाड़ा सबकी निगाहें टिकी हुई है और आज देखिए यहाँ पे प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कमलनाथ एक तरफ वो नीली स्याही दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ दूसरा हाथ उनको विक्ट्री साइन दिखा रहा है। देखिए जीत के संकेत दिखाई दे रहे हैं और विवेक बंटी साहू सपरिवार अपनी नन्ही सी बच्ची को गोद में लिए हुए परिवार के साथ वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। जबलपुर से भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है। देखिए राज्यसभा सांसद कांग्रेस के विवेक तनखा दिखाई दे रहे हैं। तमाम वीवीआईपी पोलिंग बूथ में पहुंचे, कतार में लगे, अपनी बारी का इंतजार किया, तब जाकर उन्होंने वोट कास्ट किया है। हर जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शाम के 5 बजे तक तो चलिए इसी पर आज के दिन के चुनाव का विश्लेषण करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है और सबसे पहले डॉक्टर प्रेम व्यास जो बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर प्रेम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी दीपिका जी, बम्पर वोटिंग हुई है और अलग अलग तस्वीर हम अभी दर्शकों को दिखाई रहे थे। आज के दिन की इन 6 सीटों पर किस तरीके से आप आकलन करते हैं? देखिए दीपिका जी, हमारा आकलन जो होता है वो सकारात्मकता के साथ में होता है। हमने 102 सीटों जो अभी चुनाव जिस पर हो रहा है, निश्चित रूप से हम सभी सीटों पर सकारात्मकता के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से हमने जो प्रयास करा था कि हर बूथ पे हम 370 वोट बढ़ाने का कार्य करेंगे, कार्यकर्ता जो हमारे निश्चित रूप से पिछले काफी समय से, चाहे वो गांव का स्तर हो, चाहे वो मोहल्लों का स्तर हो, वहां पर जाके लोगों में जागरूकता लाकर जिस तरह से वोट के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रहे थे, मुझे लगता है ये उसी का प्रारूप है। और जिस तरह से राष्ट्रवाद की राजनीति में आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, आप मुझे बताइए कि एक भी इंडी गठबंधन का एक भी नेता ऐसा जो समकक्ष भी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के समकक्ष या उनके समान भी खड़ा हो या उनके आसपास भी भटकता हो। निश्चित रूप से विकासवाद की राष्ट्रनीति और जिस तरह से हमने अपना जो मैनिफेस्टो जारी करा था उसको हमने नाम दिया था ज्ञान। जिस तरह से हमने कहा था ज्ञान, और ज्ञान को हमने एलॉबरेट भी करा था, जैसे गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। और दूसरा हम राम के साथ है। राम मतलब आर फॉर राष्ट्रवाद, ए फॉर जिस तरह से हमने आम आदमी का विकास करा है, और एम फॉर मेजोरिटी, माइनॉरिटी और महिला। तो निश्चित रूप से हम दोनों को लेकर आगे चल रहे हैं। और जिस तरह से अभी 6 सीटों के जब भी मतगणना होगी प्रारंभ की इन 6 सीटों से, तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक पहलू पूरी मध्य प्रदेश में इन 6 विधानसभा का भी, लोकसभा सीटों का भी दिखेगा। चलिए पॉजिटिव नोट में आपने इस चीज की शुरुआत की है। हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी संजीव चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जबलपुर से। संजीव जी, बम्पर वोटिंग हुई है और इस बार तो जबलपुर में दोनों ही पार्टी की तरफ से नए उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे, हालांकि उनकी किस्मत जो है अब ईवीएम में कैद हुई है। क्या आज आपको खास देखने को मिला है 2019 के मुकाबले इस बार के चुनाव में? बिल्कुल दीपिका, जो जबलपुर या पूरे महाकौशल में वोटिंग तो शाम तक फिर भी सुधर गई, लेकिन जबलपुर की यदि बात की जाए तो यहाँ का चुनाव पहले दिन से ही बहुत नीरस था, क्योंकि प्रत्याशी अपने अपने जो दावे कर रहे थे वो उन्हें मालूम थे कि ये दावों में कितना दम है, क्योंकि कांग्रेस का ना तो संगठन था ना किसी तरीके का कोई प्रचार यहाँ देखने मिला। जीतू पटवारी के अलावा कोई बड़ा नेता भी यहाँ नहीं आया। उसके मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ रोड शो किया
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जबलपुर आए और उन्होंने संगठन की बहुत सारी मीटिंगें ली, रात यहीं रुके और बहुत तैयारियां की थी। तो अगर बात की जाए तो जिस तरीके का प्रचार बहुत धीमा था, उसी तरीके से जबलपुर में मतदान भी उसी तरीके से बहुत धीमा और सुस्त चलता रहा। अभी 5 बजे तक के जो परिणाम आए हैं वो बहुत अच्छे तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि पिछले वर्ष जो 69% वोटिंग हुई थी, हो सकता है कि 6 बजे तक ये उस आंकड़े के कहीं ना कहीं समकक्ष पहुंच जाए। एक और था, आज शुक्रवार था, जुमा का दिन था, तो इस कारण से मुस्लिम क्षेत्रों में वोटिंग बहुत कम हुई। जो हमारा पूर्व विधानसभा क्षेत्र है वो एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो जब मैं वहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए गया था तो वहाँ पर मतदान प्रतिशत सुबह बहुत कम था। लोगों का ये कहना था कि 3 बजे से मतदान बढ़ेगा, पर 5 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं उसमें पूरे 8 विधानसभा में सबसे कम मतदान जो है वो पूर्व विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। और यदि ये ट्रेंड चलता रहा, उन क्षेत्रों में यदि मतदान कम हुआ, तो निसंदेह ऐसा लगता है कि इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। अब जो छिंदवाड़ा है वहाँ बम्पर वोटिंग हुई है, आदिवासी क्षेत्र मंडला है वहाँ पे भी अच्छी वोटिंग हुई है। तो वोटिंग का जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश का जो ये अंचल में ये जो चुनाव हुआ है, इसमें 6 सीटों में अच्छा मतदान होगा। अंतिम परिणाम मुझे ऐसा लगता है कि अभी आने में 1 घंटे लगेंगे वोटिंग के। दीपिका। बिल्कुल। संजीव जी, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि कांग्रेस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई दे रहा था, क्या वजह ऐसी रही है? देखिए, वजह तो कई सारी थी। एक जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो चुनाव के बस थोड़े दिन पहले, 2 महीने 2.5 महीने पहले जो कांग्रेस के नगर अध्यक्ष थे और महापौर थे, वो ही भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। तो उस कारण से जो संगठन था वो बिल्कुल शून्य हो गया। शून्य हो जाने से किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि कौन दिशा निर्देश देगा। बिना अध्यक्ष के जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार कर रही थी। फिर एक कहीं ना कहीं पे जो हमारे भारतीय कांग्रेस के प्रत्याशी दिनेश यादव है, व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन संसाधनों की उनके पास कमी थी। उन्होंने एक नया कैंपेन चालू किया जो बाद में पूरे मध्य प्रदेश ने उस कैंपेन को कांग्रेस ने अडॉप्ट किया है कि 1 वोट 1 नोट। तो वो जहाँ भी वोट मांगने जा रहे थे वहाँ पर कुछ 10 रुपये से लेके अधिकतम 500 रुपये तक जो लोग उनको दे रहे थे वो ग्रहण कर रहे थे। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संसाधनों से भी मजबूत थी, उसके पास विश्वास भी था। नरेंद्र मोदी का रोड शो होने के बाद एक ऊर्जा भी आई थी। तो चुनाव जो था वो यहाँ का चुनाव तो काफ़ी एक तरफ देखने को लग रहा था। चलिए, फिर जो हमारे पिछले 4 बार सांसद रहे हैं राकेश सिंह, जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी लीड भी करीब जो थी वो 4,54,000 वोटों की लीड थी पिछले बार की। तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी जो था वो कांग्रेस के ऊपर था। दीपिका। चलिए, ठीक है संजीव जी, मैं लौटूंगी आपके पास। विवेक त्रिपाठी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले चरण का वोटिंग खत्म हो चुका है, प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। क्या लगता है, खुल जाएगी इस बार मोहम्मद की दुकान? देखिए, जिस तरीके से आज 6 सीटों पे जो वोटिंग हुई है उसमें छिंदवाड़ा की सीट को छीनने के लिए भाजपा ने हर संभव अपना प्रयास किया। पुलिस भेजी, हमारे आदिवासी कांग्रेस विधायक के घर पे पुलिस भेज के उनके परिजन कार्यकर्ताओं को धमकाया। हमारे सांसद प्रत्याशी की छवि धूमिल करने के लिए एक वीडियो को आधार बना के एफआईआर दर्ज की गई, परंतु वहाँ की क्षेत्र की जनता को बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ, असर नहीं पड़ा है। आज 6 सीटों में से एकमात्र सीट मैं गर्व के साथ में कहूँगा जो अपने विश्वास और विकास के आधार पर हमने वोट की मांग की थी, और कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नकुल नाथ जी की जो सतत संपर्क है जनता के साथ में, उसके आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि छिंदवाड़ा में हम भारी बहुमत से जीतेंगे। और 5 जो अन्य लोकसभा सीटें हैं वहां पे भाजपा के प्रत्याशियों की निष्क्रियता एक बहुत बड़ी वजह बनी। जिस तरीके से मैं कहना चाहूंगा, शहडोल की प्रत्याशी जब जनता के बीच में गई तो जनता ने पूछा कि दीदी पिछली बार आप चुनाव में आई थी और सीधे इस बार चुनाव में आई हैं, तो ये 5 साल आप कहाँ थी। मंडला में बात करें तो जिस तरीके से प्रत्याशी को विधानसभा चुनाव में जनता ने आईना दिखाने का कार्य किया है, तो लोकसभा
लोकसभा चुनाव में भी उनको परेशानी आएगी। सीधी में जिस तरीके से बात करेंगे तो भाजपा के प्रत्याशी की आइडेंटिटी की बहुत बड़ी लड़ाई थी, उनको क्षेत्र की जनता नहीं जानती थी। कांग्रेस के प्रत्याशी काफी सक्रिय हैं, राजनीतिक रूप से पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं और जनता के बीच में अच्छा उनका वर्चस्व है। तो निसंदेह हमें इसका लाभ मिलेगा। 6 सीटों पे हम अपने आप को 4 सीटों से ज्यादा पे मजबूत स्थिति में पाते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में मूल मुद्दों पे मतदान किया गया है। जनता ने जिस तरीके से, भाजपा ने काफी प्रयास भी किया कि मूल मुद्दों से गुमराह करके, उन मुद्दों से ध्यान हटा के कुछ और मुद्दों के आधार पर वोट मांगे जाए। सबसे बड़ा भाजपा का यहाँ पे दुर्भाग्य ये रहा कि आज 5 सीटों पे वर्तमान में जहां कांग्रेस भाजपा के सांसद हैं वहां पे अपनी उपलब्धि बताने में विफल साबित हुए। भाजपा के सांसदों के पास में अपने किए हुए कार्यों की कोई भी उपलब्धि, कोई भी उनका रिजल्ट नहीं था, जिसको लेके जनता ने, मैं समझता हूं, मुद्दों के आधार पे कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में यहाँ पे मतदान किया है। और यहाँ पे याचना की दृष्टि में दिखते हुए नजर आए। भाजपा के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे थे, ना कि अपने सांसदीय कार्यकाल का। क्षेत्रीय जनता ने देखा है कि भाजपा के सांसद भारी बहुमत से चुनाव तो जीत जाते हैं, परंतु फिर जाने के नाम पर वोटिंग मांग रहे थे, वोट मांग रहे थे। चलो कुछ तो है उनके पास अपना मार्ग, आप लोगों के पास तो वो भी नहीं है, वो भी मिसिंग था। खैर, मैं लौटूंगी आपके पास। देशदीप सक्सेना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। पहले फेज का वोटिंग हुआ है, किस तरीके से आप आकलन करते हैं सर? देखिए, अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं तो अधिकांश जगहों पे तो वोटिंग परसेंटेज अच्छा नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल से ये आने वाले समय में, आने वाले 1 घंटे में और इम्प्रूव होने की आशा है, ये जो वोटिंग परसेंटेज है, क्योंकि फाइनल फिगर्स अभी आने हैं तो शायद आधा 1 घंटे में फाइनल फिगर्स आ जाएंगे। लेकिन 70-72% जो पोलिंग परसेंटेज है छिंदवाड़ा में या बालाघाट में, वो भी अच्छा खासा माना जाएगा। बावजूद इसके कि बहुत गर्म दिन था आज मध्य प्रदेश में, चाहे वो छिंदवाड़ा हो, बालाघाट हो, सीधी हो, जबलपुर हो या अन्य सीट्स हो, इतनी गर्मी के बाद भी लोगों ने जिस तरीके से पोलिंग करी है, बढ़ चढ़ के भाग लिया है, तो ये एक अच्छा ट्रेंड माना जाएगा। अब ये देखना बाकी है कि ये जो पोलिंग हुई है वो किसके फेवर में हुई है, क्या भारतीय जनता पार्टी के फेवर में या कांग्रेस के फेवर में। अभी हमारे जबलपुर के साथी बता रहे थे कि किस तरीके से एक वर्ग के लोगों ने वहाँ पे कम पोलिंग करी है, और ऐसा माना जाता है कि अगर वो बढ़ चढ़ के पोल करते तो शायद वो कांग्रेस के फेवर में जाता। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो अभी रिज़ल्ट में समझ में आएंगी। लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल से अच्छी खासी पोलिंग हुई है। चलिए, डॉक्टर व्यास, यहाँ पे कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि आपकी जो एक कोशिश थी छिंदवाड़ा को छीनने की, वो सफल होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे साम दाम दंडभेद हर मुमकिन कोशिश की है, कांग्रेस का ये कहना है, लेकिन वो कोशिश अब टर्न आउट नहीं हो रही है। देखिए, 2 चीजें होती है, मन के हार है और मन के देखना चाहता उसको वैसे ही दिखता। हमने वहां पर विकास दिखाया, हमने वहां पर नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है उसको प्रेषित करा है, हमने वहां पर आवासों का निर्माण करा है, शौचालयों का निर्माण किया है, किसान सम्मान निधि की, किसान बजट को जो 3 गुना करने का कार्य करा था उसका लाभ वहां पर दिया। तो निश्चित रूप से जनता को भरपूर लाभ देने के पश्चात हमने ये कहा है कि हम छिंदवाड़ा जीतेंगे। वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ जी जो इतने वर्षों से वहां राजनीति कर रहे थे, वे अपने ही गढ़ में संरक्षित हो गए। मतलब इतनी उन्होंने विकास करा था कि वे अपने गढ़ से बाहर नहीं निकल पा रहे। अगर बाहर निकल रही है तो कौन सी चर्चाएं निकल रही है? उनका महामंत्री लाखों रुपए के साथ पकड़ा था, और संवैधानिक संस्था और पुलिस अपना कार्य करती है, उसमें भी समस्या है। दूसरा, जो एक अश्लील सीडी वाली बात थी, उस पर जांच चल रही है। निश्चित रूप से जांच के पश्चात जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। ये तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि अब याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। तो निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचारी है उन पर कार्रवाई होगी, जो गलत कृत्य करेगा निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। और हमने जो विकास करा था हम उसको लेकर जनता के मध्य में जा रहे हैं। इन्होंने जो 4-5 सीटों का नाम लिया, निश्चित रूप से मुझे एक सीट बता दीजिए, एक सीट अगर 95,000 मतों से जीते थे उसको छोड़ के बाकी 4 सीटों में 1 लाख से कम का अंतर नहीं रहा पिछली जीत में। और कमलनाथ जी की जो जीत थी वो 1,21,000 की, उसके बाद 1,16,000 की, और उनका पुत्र लगभग 37,000 से। तो लगातार
लगातार डिमोशन होता गया, लगातार जनता के मध्य से जो एक भय की राजनीति व्याप्त थी और जो एक सामंतवादी सोच थी, जनता उसको नकार चुकी है। लाखों कार्यकर्ता अगर आज भारतीय जनता पार्टी के विकास पथ पर जिस तरह से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो उसमें छिंदवाड़ा से, मध्य प्रदेश से मैं दावा करता हूं सबसे ज्यादा लोग छिंदवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी में गए, क्योंकि वे विकासवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजनीति में अग्रसर होना चाहते। इन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं करा और सिर्फ हम अपना जो है वहां पर धन बल और बाहुबल जनता देख चुकी है आपका। यही नहीं, पूरे देश में देख चुकी है। आपके नेता श्रीमान राहुल गांधी जी जहां से लड़ते हैं, दूसरी बार वहां जा नहीं पाते। आप अपने चुनाव चिन्ह के साथ अपने क्षेत्रों में नहीं जा पाते, जहां से वे चुनाव लड़ रहे हैं वहां कांग्रेस के झंडे हो जाते हैं। निश्चित रूप से ये जो पूरी प्रति जनता दिख रही है ना, मैनिफेस्टो की बात अगर करेंगे कांग्रेस की, तो आपने जो मैनिफेस्टो जारी करा है उसमें आपने कहा है कि आप 1 लाख रुपए जो है महिलाओं को देंगे। आपसे जब पूछा गया तो आपने कहा कि 1 लाख करोड़ का बजट है। अब आप जोड़ लीजिए 1 लाख करोड़ के हिसाब से 1 करोड़ महिला में डाइवर्ट होता है। इसका मतलब आप ये मान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास करा है, जो महिलाओं के लिए जो कार्य करा है, जैसे हमने 8 करोड़ मुद्रा लोन दिए हैं जिसमें लगभग 55% हिस्सा महिलाओं का है, तो आप ये मान चुके कि हमने जो विकास करा था उससे महिलाएं भी गरीबी से मुक्त हो गई है, या फिर आप झूठा आंकड़ा पेश कर रहे हैं। तो जिस तरह से आपने ओपीएस की बात, आप राहुल गांधी जी पूरे मध्य प्रदेश में उनकी दोनों यात्राओं के दौरान ओपीएस को लेकर चर्चा करते रहे, मैनिफेस्टो से ओपीएस गायब। उसके बाद में आप कांग्रेस और डीएमके ओपीएस पे साइलेंट है, लेकिन वहीं दूसरे दल आपके जो समर्थित संगठन है वो ओपीएस को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आपने कहा कि सरकारी जॉब देंगे, आप कह रहे हैं 30 लाख, और दूसरा आरजेडी कह रही है कि हम तो 1 करोड़ जॉब दे देंगे। मनरेगा में आप जो तय कर रहे हैं वो 400 रुपए, समाजवादी पार्टी तय कर रही है 450 रुपए, और लेफ्ट तय कर रही है 700 रुपए। पूर्व में आपने जहां सरकार बनाई थी वहां पर आपने कहा हिमाचल प्रदेश में कि हम 1500 रुपए देंगे, नारी सम्मान को नहीं दिए। आपने कहा किसान अपनी खेतों का उपज का मूल्य खुद तय करेगा, ये पटल पर भी आपने उसके पूर्व में कहा, और उसके बाद में जब किसान गए तो आपने किसानों को नकार दिया। प्रियंका जी कह के आई थी कि 5 लाख नौकरियां देंगे, जिसमें से 1 लाख सरकारी होगी। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं प्रेम व्यासी, इनका जवाब देते हैं एक के बाद एक। यहाँ पे आरोपों की बौछार आप सुन रहे होंगे। विवेक, जरा जवाब दीजिए, क्योंकि आपका कहना है कि छिंदवाड़ा आप लोगों के पास है, जो छीनने की कोशिश यहाँ पे बीजेपी की तरफ से की जा रही थी वो मुमकिन नहीं होगी, वो पॉसिबल नहीं होगा। क्या एकमात्र सीट छिंदवाड़ा को अपने पास रखकर आप लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि बाकी की तरफ, तो बाकी सीटों की तरफ आप लोग कोशिश ही नहीं करते हो? देखिए, निश्चित ही मैं फिर से आपसे एक बात कहना चाहूँगा, छिंदवाड़ा में बंटी साहू जी अपनी हार की हैट्रिक लगाने वाले हैं। उसके बाद भी मंडला और शहडोल में मैंने आपकी प्रत्याशी की स्थिति बता दी, सीधी की प्रत्याशी की स्थिति बता दी। मध्य प्रदेश में भाजपा सांसद प्रत्याशियों की इतनी बुरी स्थिति है कि उनको मोदी जी के नाम पे वोट मांगना पड़ रहा है, जबकि पूर्व में भी भाजपा के सांसद ही यहाँ पे रहे। आपने कहा कि विवेक बंटी साहू जो है अपने हार की वो हैट्रिक लगाएंगे, वो तो तस्वीर 4 तारीख को स्पष्ट होगी, लेकिन मार्जिन तो आप लोगों कम हो रहा है ना। सबसे बड़ी बात ये भी तो देखिए, 28 सीटों पे भाजपा के सांसद है। भाजपा के सांसदों ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया है, ये उपलब्धि भी तो जनता के बीच में आपको पेश करनी पड़ेगी। कितनी बार क्षेत्रीय जनता की समस्या को आपने देश की संसद में उठाया, ये भी तो आपको बताना पड़ेगा। क्या नए विकास के कार्य आपने किए, या सिर्फ जीतने के बाद जाके अपने महलों में कैद हो गए और जनता के बीच से एक दूरी बना ली, ये भी तो जनता पूछेगी ना। आज मूल मुद्दों पर चुनाव लड़ने की आवश्यकता है। मूल मुद्दों को भटका कर, गुमराह करके जनता को बरगला के आप कब तक वोट लेते रहेंगे? जिस तरीके से जब विपक्ष में नरेंद्र मोदी जी थे तब उनको बेरोजगारी दिखती थी, महंगाई दिखती थी, भ्रष्टाचार दिखता था। जब वो विपक्ष में थे तब कहा करते थे अगर मैं सत्ता में आया तो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष में युवाओं को उपलब्ध कराऊंगा, 15 लाख रुपए हर एक आदमी के अकाउंट तक पहुंचाऊंगा, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा। भ्रष्टाचारियों को एक एक करके भाजपा में शामिल करते जा रहे हैं। जब से आप सत्ता में आए तब से आप कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं। कांग्रेस मुक्त करते करते कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है। आज भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता है, जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी भाजपा को मजबूत करने के लिए दिन रात निस्वार्थ भाव से सेवा दी है, वो लोग घर जाके बैठ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे अन्य दलों के आए हुए लोगों ने भाजपा पे कब्जा कर लिया। भाजपा की आज की तारीख में जितनी भी रणनीति बनती है वो बाहरी लोग बनाते हैं, तो जो मूल कार्यकर्ता है वो संगठन से दूर हो चुका है। कई लोगों को इन्होंने तोड़ने का, यहाँ पे खरीदने का कार्य किया। तो ये जनता ने देखा है लोकतंत्र की जिस तरीके से हत्या करने का काम भाजपा पूरे देश भर में कर रही है। हमने चंडीगढ़ में देखा, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है कि वहां
महापौर के चुनाव में सिर्फ सत्ता जीतने के लिए, महापौर जीतने के लिए किस निम्न स्तर तक जाके भाजपा कार्य करती है। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, जब मणिपुर जल रहा होता है, मणिपुर में एक माता और पुत्री के ऊपर उनकी अस्मिता पे हमला किया जाता है, एक भी भाजपा की केंद्रीय मंत्री उनकी रक्षा के लिए वहां पे नहीं जाती है। स्मृति ईरानी जी जब खजुराहो में नामांकन दायर करने आई थी, तब मीडिया के साथियों ने पूछा कि मणिपुर में एक भी भाजपा की केंद्रीय मंत्री क्यों नहीं गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इनके मंत्री पुत्र द्वारा एक महिला के ऊपर प्राणघातक हमला किया जाता है, एफआईआर के लिए वो महिला दर दर की ठोकरें खाती है, आज तारीख तक मंत्री पुत्र को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो इनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। 400 रुपए का गैस सिलेंडर था, स्मृति जी सर पे लेके घूमती थी कि महंगा है महंगा है, आज 1000 रुपए का गैस सिलेंडर, क्या देशभक्त गैस सिलेंडर है। तो कहीं ना कहीं इनकी रीति नीतियों में अंतर है, इनका दोहरा चरित्र जनता समझ चुकी है और जनता के मूल मुद्दों पर आज चुनाव लड़ने की आवश्यकता है। आपको बताना पड़ेगा कि जब जनता ने पिछली बार आपको प्रचंड बहुमत से विजयी बना के संसद में भेजा था, तो आपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या योगदान किया। सिर्फ प्रत्याशी बदल देने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? आज क्षेत्र की जनता को बताना पड़ेगा कि रोजगार के अवसर क्यों नहीं सृजित कर पाए, हमने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए क्या किया, हमने शिक्षा व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए क्या किया। सिर्फ नाम बदलने की राजनीति कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के विकास में आपने विधानसभा चुनाव से पहले विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना दिखाई, तमाम जनता को गुमराह करने के लिए रहे हैं। अगर ये मुद्दे आप लोग जनता तक ले जा पाते तो शायद जनता आप लोगों के ऊपर भरोसा करती। तो जाहिर सी बात है आप लोग अपनी बात को कन्वे नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं फेलियर तो आपका भी है ना। जनता सब कुछ देख रही है। देखिए जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले भोपाल में आपने कहा कि हमने मेट्रो चालू कर दी, आज आप भोपाल में 2 मेट्रो स्टेशनों के नाम बता दीजिए जिनके बीच में मेट्रो चल रही हो। तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को गुमराह करने का ये बार बार कार्य कर रहे हैं। इनने कितने सारी योजनाएं थी जिसके माध्यम से हर वर्ग को परेशान करने का आपके मुताबिक बीजेपी जो है जनता को गुमराह कर रही है और आप लोग देखिए उनको सही राह पर नहीं ला पा रहे हैं। संजीव जी, क्योंकि आप सुबह से ही ग्राउंड जीरो पर थे, चिलचिलाती धूप में सबसे पहले दर्शकों को तमाम वो तस्वीरों से रूबरू करवा रहे थे, क्या मुद्दे जबलपुर और महाकौशल के लोग अपने जहन में लेकर वोट कास्ट करके आए हैं? बिल्कुल, लोग तैयारी करके आए थे। एक तो आज की जो वोटर होता है वो बहुत समझदार है। जब हम किसी से भी बात करते हैं तो वो अपने, ना तो हम जानना चाहते हैं कि उसने किसको वोट दिया या वो किसको वोट करने वाला है, और वोटर भी बताता नहीं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो खुलेआम किसी भी दल का नाम ले लेते हैं। लेकिन जो बात समझ में आ रही थी वो ये थी कि कांग्रेस के प्रचार में बहुत कमी थी। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत एग्रेसिवली काम किया। और देखिए दीपिका, आज के समय सिर्फ प्रचार नहीं है, पूरा मैनेजमेंट काम करता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख बनाए थे। पन्ना प्रमुख का मतलब वो होता है जो एक व्यक्ति के पास एक बूथ का एक पेज होता है जिसमें 20-40 लोगों के नाम होते हैं, और वो पता करता है कि उसमें से कितने लोगों ने वोट नहीं दिया और वो कितने लोग उस पार्टी की मानसिकता के हैं जो वोट करने नहीं आए, वो उनको प्रेरित करता है वोट करने के लिए। ये इतनी माइक्रो लेवल की तैयारियां आजकल की जाती हैं, तभी कोई चुनाव जीता जा सकता है। मतलब वो समय अब खत्म हो गया कि हमने बोल दिया या प्रचार कर दिया या झंडा लगा दिया तो लोग अपने आप आएंगे और वोट करेंगे। और जो बड़ी मात्रा में मतदान हो रहा है, जो इतने ज़्यादा लोग यूथ निकल के आ रहा है, वो सब प्लान करके आता है, वो सब देख रहा है। ना तो उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का बातों का कोई बहुत असर होता है और ना कांग्रेस के प्रवक्ता की बातों का असर होता है। वो सोशल मीडिया से जुड़ा है, वो अखबारों से जुड़ा है, वो डेली देख रहा है, वो सब कुछ जानता है। तो अगर आप ये कहें कि अब बल्क वोटिंग होती थी, जैसे पहले सरपंच ने बोला कि किसको वोट डालना है और लोग उसी के लिए वोट डालने के लिए चले गए, या रात को कुछ सामान बढ़ गया उसके हिसाब से वोट डालने चले गए, तो अब मेरा ऐसा मानना है, जो मैंने ग्राउंड जीरो पे देखा और जिस तरह से लोगों से मेरी मुलाकातें हुई हैं, कि अब लोग सोच समझकर बहुत ध्यान से वोट देते हैं। उनके सामने पार्टी भी होती है, प्रत्याशी भी होता है। हाँ, ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा कैंपेन नरेंद्र मोदी के नाम पे किया है। जहाँ पर भी था, जबलपुर का जो प्रत्याशी थे वो बिल्कुल नए थे, तो बार बार यही कहा जा रहा था कि आपका वोट कमल को और प्रधानमंत्री को वोट है। तो इस तरह से इन्होंने देखा कि कहाँ कौन सी यूएसपी हो सकती है, कहाँ विकास की बात हो सकती है, कहाँ प्रत्याशी की, और कहाँ पर जब ये कुछ नहीं हो सकता है तो वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के पास इन सारी चीज़ों का अभाव था।
वो ना तो राहुल गांधी के नाम से कहीं वोट मांग रहे थे, ना प्रियंका गांधी के नाम से वोट मांग रहे थे, ना मध्य प्रदेश में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से वोट मांग रहे थे। इवन दो जो प्रत्याशियों के प्रचार के होर्डिंग थे या पोस्टर बने थे, उसमें भी बहुत सारे नेताओं के, किसी भी वरिष्ठ नेता की फोटो नहीं थी, प्रायः प्रत्याशी की स्वयं की फोटो थी। कहीं पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की फोटो लगाई गई थी। जी तो इस तरह संजीव से जी, समय का अभाव है, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी। एक आखिरी सवाल मेरा देवदीप सक्सेना जी आपसे होगा, क्योंकि देखिए महंगाई भी है, बेरोजगारी है, तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, इसके बावजूद क्या मोदी फैक्टर ज्यादा हावी नजर आ रहा है आपको? देखिए, मोदी फैक्टर तो है ही, लेकिन जो मेनली जो हम ये देखते हैं कि क्या कारण है, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा, चिकित्सा, इन सारे ज्वलंत मुद्दों के बाद भी लोग क्यों, मतलब उनका पैटर्न क्या है पोलिंग का। तो मुझे लगता है कि एक तो मोदी फैक्टर है ही, दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो नैरेटिव होते हैं, जिसमें अभी प्रमुख रूप से रिलीजन का एक बड़ा फैक्टर है, राम का एक बड़ा फैक्टर है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति का बड़ा फैक्टर है। तो ये जो नैरेटिव सेट होते हैं, ये नैरेटिव ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं आज की तारीख में एक आम वोटर जी, को। मैं माफी के साथ उसी रोकना के चाहूंगी कि समय हमें इतना ही इजाजत दे देता है। तो कुल मिलाकर मैं आपकी बातों से समझ पाई हूं कि मोदी फैक्टर और राम मंदिर का मुद्दा जो है ज्यादा हावी नजर आया है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक जी, देवदीप जी और संजीव जी और डॉक्टर व्यास, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।